गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है अक्टूबर 5, ट्यूसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए मैं कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स यहाँ पे लेके आया हूँ। एक बार ब्रीफली देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी अबाउट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। इसके अंदर सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किया है। वो क्या अमेंडमेंट है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी है, उसको कुछ लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन नया टॉपिक है, इसलिए हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला हम लोग करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू अबाउट द टैप रूट टू हेल्प रिस्टोर इंडियाज फेडिंग ग्रीन कवर। देखिए, वैसे तो ये आज का एडिटोरियल है, इसे हम लोग जीएस पेपर 3 से करेंगे, अपने एनवायरमेंट और इकोलॉजी वाले सेक्शन से करने वाले हैं। पेज नंबर 6 पे आएगा। अगला करेंगे साइंस ओवर स्मोक टावर्स। दिल्ली में, बेंगलोर में, चंडीगढ़ में और मुंबई में कई सारे स्मोक टावर्स लगाए गए हैं टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि क्यों इसको लगा रहे हैं, इससे क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, इसके क्या क्या नुकसान भी हो सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। यहीं से आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन आपके लिए डिसाइड किए हैं फॉर मेंस। सॉरी, ठीक है, मेंस का आप आंसर यहां से लिख सकते हो इन आज के 2 एडिटोरियल से। अगला करेंगे श्रीलंका में। आपको पता है कि हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी गए हुए हैं। श्रीलंका के इशू के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, थोड़ा मैप वगैरह का यूज करके वहां की एथनिक जो माइनॉरिटीज हैं उनका वो कंट्रीब्यूशन और उनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वो आपको मैं करवाऊंगा आज के श्रीलंका वाले इस पोर्शन से। अगला करेंगे द स्टेट कैन डिनाई 50 कैन नॉट डिनाई एक्चुअली 50,000 एक्स ग्राशिया। तो जो लोग कोविड की वजह से डेथ हो गई है, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बोला है। बहुत पुराना मुद्दा है, रिपीटेड है, कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन थोड़ा सा एक रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आपको मैं ये करवा दूंगा। अगला करेंगे यूएस ड्यू विन नोबेल प्राइज जीता है भैया मेडिसिन में। यूएसए के 2 डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़ा शानदार, तो उसके बारे में जानेंगे कि वो क्या डिस्कवरी है। थोड़ा सा नोबेल प्राइज के बारे में भी जानेंगे। देखिए, अभी सारे के सारे नोबेल प्राइज धीरे धीरे आने वाले हैं ना, कुछ समय में एग्जाम भी आपका आने वाला है, तो आपसे एग्जाम में भी वो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हालांकि एग्जाम सिर्फ 5 दिन के बाद ही है, इतना इतना तो लेटेस्ट करंट अफेयर नहीं पूछेंगे डेफिनेटली, लेकिन फ्यूचर में जो आपके आने वाले एग्जाम है, या वो कोई स्टेट पीसीएस देते हो, कोई बिहार का, यूपी का या मध्य प्रदेश का या राजस्थान का पीसीएस देते हो, वहां पे ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली बन सकता है, या फिर आप कोई दूसरे बैंकिंग वगैरह का एग्जाम देते हो उसके लिए भी। अगला करने वाले हैं नेट ऑयल इंपोर्टर इंडिया लेफ्ट विद द नो ऑप्शन एज द प्राइसर। जिस दुनिया भर में पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इंडिया की मजबूरी है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में थोड़ा सा है, आपको कुछ थोड़ी बहुत जानकारी इसके बारे में मैं दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू डू सम एडिशनल टॉपिक्स एज वेल। ठीक है, चलिए काम की बात करते हैं सीधा, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। देखिए भैया, ये हैं 2 महारथी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है मेडिसिन में। ये पहले हैं, इनका नाम है डेविड जूलियस, और ये जो दूसरे हैं इनका नाम है आर्डेन। ठीक है, दोनों ने जीता है और दोनों यूएसए से ही बिलोंग करते हैं, मीन यूएसए की यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। इन्होंने जीता है। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अब इन्होंने क्या ऐसी डिस्कवरी की है कि इनको नोबेल प्राइज मिला है। इन्होंने, जैसे हम लोग किसी सरफेस को टच करते हैं तो उससे हमें उसका टेम्परेचर या उसकी हीट हमें फील होती है जब उसको हम लोग टच करते हैं, तो हमारी स्किन के ऊपर कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिससे हमारी बॉडी उस हीट को या कोल्ड को या फिर किसी और तरह के जो सेंसेशन होती है, जैसे चिली है ना, चिल ये लगता है हमें, हमें हमें जो है गर्म लगती है कोई चीज, या जब हम लोग मिर्ची वगैरह हमारी स्किन के ऊपर लग जाती है तो हमें जलन होती है। तो हमारी जो स्किन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उसकी वजह से हमें वो सेंसेशन होती है। अभी तक तो ज्यादातर लोग इस सेंस में नहीं सोच रहे थे, लेकिन इन्होंने डिस्कवरी करके ये बताया कि ये जो सेंसेशन होती है, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ह्यूमंस के सर्वाइवल के लिए वो रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी तक इसकी इंपॉर्टेंस का हमें बहुत ज्यादा नहीं पता था, लेकिन अभी पता चला है। अब इसके पीछे कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार ये भाई साहब किसी जनरल स्टोर में गए थे, किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में गए थे, तो वहां पे इन्होंने रैक पे रखी हुई बहुत सारे चिली पेपर्स देखे। और चिली पेपर देख के इनके मन में ये चीज आई कि यार, जब चिली पेपर आपकी स्किन के ऊपर लगता है या आंखों में लगता है, कहीं पे लगता है, तो आपका एक सेंसेशन होती है, बर्निंग सेंसेशन। वहां से इनको ये आइडिया आया कि क्यों ना इसी डायरेक्शन में रिसर्च किया जाए। देखिए, आपको कहीं से भी आइडिया आ सकते हैं, है ना। न्यूटन ने वो एप्पल गिरते हुए देखा, हालांकि उसके अलग अलग कहानियां हैं, तो उनको ग्रेविटी सूझ गई, है ना। जिसने बेंजीन रिंग बनाया था, बेंजीन रिंग ऐसा होता है ना, जिन्होंने बेंजीन रिंग दिखाया था उनको सपने में आया था कि अलग अलग तरह के सांप हैं,
और वो एक दूसरे की पूंछ को पकड़ के हुए लेटे हुए हैं, तो उनको बेंजीनियरिंग का आइडिया आ गया, इनको शॉपिंग करते हुए नोबेल प्राइज मिल गया। तो ये देखिए, आप भी ना अपने आसपास चीजें देखते रहा करो, पता नहीं आपके पास कौन से नेचर के वंडर हो सकते हैं, कहाँ से आपको क्या ज्ञान मिल सकता है भैया, यू नेवर नो। ठीक है, तो इनको मिला है, अभी धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के भी आने लगेंगे, पीस के भी आने लगेंगे, सभी के सभी आने लगेंगे। तो नोबेल प्राइज के बारे में आपको मैं बता दूं, 1901 में शुरू हुआ था नोबेल प्राइज। किसके नाम पे? एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे हुआ था। एक स्वीडन के इन्वेंटर थे, बहुत बड़े, डायनामाइट वगैरह का इन्होंने डिस्कवरी किया था। कौन कौन से फील्ड में दिया जाता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन, और इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स नहीं है, ना ही यहाँ पे म्यूजिक है। तो कई ऐसी एरिया हैं जहाँ पे ये अभी तक नहीं है। खैर, वो आपको पता होना चाहिए कि किसमें नहीं है। आप मुझे ये बताओगे कि इंडिया के ऐसे कौन से पहले पर्सन थे जो इंडियन सिटीजन भी थे? इंडियन सिटीजन की मैं बात कर रहा हूं, उसके बारे में मत बताना जिन्होंने फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप एक्वायर कर ली थी। आपका बताना है कौन से इंडियन सिटीजन हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। एक तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे बनता है। अब चलिए, इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया था, शुरू में यहाँ पे इकोनॉमिक्स नहीं था, 1967 में ऐड किया गया था, और 1969 में सबसे पहले बार इकोनॉमिक्स को दिया गया था। जो नोबेल पीस प्राइज होता है, इसको कहाँ दिया जाता है? स्टॉकहोम जो है स्वीडन में। मतलब सारे के सारे नोबेल प्राइज जो है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं स्वीडन में, लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज है उसको नॉर्वे में दिया जाता है। इसकी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो इसको देती हैं। इतना ज्यादा डिटेलिंग में अपने को जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि मैक्सिमम 3 लोग ही किसी एक कैटेगरी में नोबेल प्राइज जीत सकते हैं। जैसे इनको इसको 2 बार मिला है, पिछली बार इकोनॉमिक्स में 3 लोगों को मिला था, है ना, वो शेयर कर सकते हैं प्राइज। तो ये थोड़ा सा आपके यहाँ के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन जो आपको पूछा है उसको जल्दी से आप बता दीजिए। चलिए, एक क्वेश्चन, अगला टॉपिक आता है, कहाँ से आता है? श्रीलंका से आता है, क्योंकि श्रीलंका में हमारे जो है फॉरेन सेक्रेटरी गए हुए हैं, श्रृंगल जी। तो श्रृंगला जी वहाँ गए हुए हैं, तो डेफिनेटली श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन बहुत पुराने हैं, हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हैं। कम से कम 500 BC, इतने पुराने हमारे रिलेशनशिप, मतलब 2500 से इंडिया श्रीलंका के कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप हैं, बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं। ओके, और हमारी जो माइथोलॉजी है रामायण के बारे में तो आपको पता ही है ना, वो श्रीलंका के जो किंग हुआ करते थे रावण, वो यहाँ से सीता मैया को लेके गए थे, उसके बाद वो सारा चीजें यू वेरी वेल नो अबाउट रामायण। तो उस पर्सपेक्टिव में नहीं जाएंगे, मॉडर्न समय में आते हैं। मॉडर्न समय की समस्या ऐसी है कि इंडिया श्रीलंका में, श्रीलंका के अंदर देखिए, पहले आपको मैं बता देता हूँ ये चीज। देखिए, ये लेफ्ट साइड में जो आपको दिख रहा है ये इंडिया श्रीलंका है, और ये बीच में जो ये लाइन दिख रही है ये बेसिकली हमारी एक इंटरनेशनल बाउंड्री है। ओके, और ये है आपकी पाक बे, ठीक है, PAL के पाक बे। पाक बे हमारे बीच में जो है वो एक बाउंड्री टाइप का समझ लीजिए, इट्स लाइक अ वाटर चैनल, एक छोटा सा वाटर चैनल है जो हमारे बीच में बाउंड्री बनाती है। यहाँ पे ये एक आइलैंड है, कच्चा तीवी नाम है इसका। इसको लेके काफी कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि हिस्टोरिकली तमिल लोगों का कहना है कि वो लोग यहाँ पे जाया करते थे, लेकिन 1974 में इंडिया ने एक अग्रीमेंट के तहत कच्चा तीवी को एज अ गिफ्ट समझ लीजिए श्रीलंका को। हालांकि गिफ्ट नहीं दिया था शुरू में, बाद में श्रीलंका ने इसको क्लेम किया, और अभी कच्चा तीवी जो है वो श्रीलंका की टेरिटरी के अंदर में आता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो ना, ये बाउंड्री है और ये कच्चा तीवू है, तो डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ श्रीलंका। इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी रहती है, क्योंकि तमिलनाडु के जो फिशरमैन है जो यहाँ पे मछली वगैरह पकड़ने जाते हैं, उनका कहना है कि वो हिस्टोरिकली कच्चा तीवी को यूज करते आए हैं। तो जब, और बहुत बार ऐसा होता है कि तमिलनाडु जो फिशरमैन आते हैं वो इंटरनेशनल वाटर को, बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की बाउंड्री में चले जाते हैं, और इनको श्रीलंका की नेवी अरेस्ट कर लेती है। तो बहुत सारी समस्या है यहाँ पे फिशरमैन को लेके, क्योंकि श्रीलंका वाली साइड के जो फिशरमैन है ना, वो थोड़े से गरीब टाइप के हैं। गरीब टाइप के इन द सेंस के उनके पास बहुत बड़ी बड़ी बोट्स नहीं है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर जो फिशरमैन है उनके पास बड़े बड़े ट्रोलर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सारा मछली, एक तमिलनाडु का एक फिशरमैन श्रीलंका के 50 फिशरमैन के बराबर मछली जो है कलेक्ट कर लेता है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी रहती हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपको खैर पहले से पता ही है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो आपका एडम्स ब्रिज आता है, एडम्स ब्रिज आता है, ठीक है। तो चलिए, ये तो आपका हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन किस तरह से डिवाइडेड है। जो आप यहाँ पे सेंटर में देख रहे हो, ये ब्लैक कलर ले लेता हूं, जो आप सेंटर में देख रहे हो इसको कहते हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स जो है वो 16 तो नहीं, खैर 17th 18th और 19th सेंचुरी में यहाँ पे आए थे। जो ब्रिटिशर्स लोगों ने श्रीलंका के अंदर जब कॉफी और टी प्लांटेशन स्टार्ट की थी ना, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को तमिलनाडु से वो यहाँ पे आके सेटल डाउन हो गए थे प्लांटेशन के लिए। इनको कहा जाता है इंडियन तमिल, जो काफी लेटेस्ट हैं। ऊपर से आप जो यहाँ पे ये ग्रीन कलर देख रहे हो, या फिर ये ब्लू सा टाइप का कलर देख रहे हो, या ग्रीन कलर देख रहे हो, ये कौन है? ये श्रीलंकन तमिल हैं।
श्रीलंकन तमिल, जो कि हिस्टोरिकली इंडिया से श्रीलंका में गए हैं। क्यों, देयर वाज अ टाइम जब चोला किंग हुआ करते थे, राजा राजा, तो उस समय ये पार्ट इंडिया के ही अंदर हुआ करता था, तो बहुत सारे तमिल लोग सेटल डाउन हो गए थे। बहुत हजारों सालों की बात कर रहा हूं मैं। उनको कहा जाता है श्रीलंकन तमिल। मूर का मतलब होता है मुस्लिम्स। ये श्रीलंकन मुस्लिम्स है, एक्चुअली ये भी तमिल ही हैं, लेकिन इनका रिलीजन मुस्लिम है, इसीलिए इनको श्रीलंकन मूर कहा जाता है। तो अगर आप यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे देखो तो ये जो पूरा नॉर्थ और ईस्टर्न श्रीलंका है, यहाँ पे तमिल मेजोरिटी पॉपुलेशन है, और ये सेंटर वाला भी है। हालांकि सेंटर वाले जो तमिल हैं और ये जो श्रीलंकन तमिल हैं, बहुत हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं रहे हैं एक दूसरे के, सिर्फ लैंग्वेज इनका मिलता है, थोड़ा कल्चर मिलता है, लेकिन अभी रिसेंटली इनके बीच में भी काफ़ी ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो गया है। एनीवेज, इनकी अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं। तो ये पूरा मामला यहाँ पे बनता है। अब समस्या ये हुई कि जब ब्रिटिश लोग यहाँ पे रहते थे श्रीलंका में, तो जो तमिल पॉपुलेशन के जो लोग थे ना, वो काफ़ी एजुकेटेड थे, तो नौकरियां वगैरह उनको मिलती थी। जो श्रीलंका के जो सिनहलीज लोग हैं, वो पढ़े लिखे नहीं होते थे, ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। तो जब ब्रिटिशर्स लोग यहाँ पे चले गए, तो मोस्टली वहाँ की जो पावरफुल पोस्ट हुआ करती थी, जैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात कर सकते हो, एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, ज़्यादातर तमिल लोग हुआ करते थे। तो हुआ ऐसा कि 1956 में उन्होंने एक लैंग्वेज एक्ट पास किया। जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो 1948 में उसको लिबरलाइजेशन मतलब सॉरी इंडिपेंडेंस मिला श्रीलंका को। तो 1956 में जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह हुआ, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लिश जो पहली वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको डिस्कार्ड करके सिन्हलीज को कि वहां की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी गई और तमिल लैंग्वेज को इग्नोर कर दिया गया, जिसकी वजह से तमिल लोगों के बीच में, सिन्हली लोगों के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। बाद में उन्होंने तमिल लोगों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया, अवॉइड कर दिया, और मोस्टली जो पोस्ट होती है वहां पे सिन्हलीज लोगों को बिठा दिया, जिससे तमिल लोगों का जो स्टेटस था वो कम हो गया, इकोनॉमिकल स्टेटस भी और सोशल स्टेटस भी, जिसकी वजह से इनके बीच में रिजेंटमेंट हुआ। और फाइनली इन्होंने एक अपना एक मिलिट्री ग्रुप भी बनाया, जिसे कहा जाता है LTTE, है ना, लिट्टे जिसको कहा जाता है। और यहाँ पे जो जाफना है, जाफना यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ दैट, वो आपको सारी कहानी पता है। अगर आपने रिसेंटली जो वेब सीरीज आई थी फैमिली मैन 2, है ना, उसके अंदर भी ये पूरा इशू यहाँ पे बता रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे है जाफना, और तमिलनाडु के बिल्कुल क्लोज पड़ता है। तो इसके बारे में जो है उस वेब सीरीज अगर आपने देखी होगी तो आपको थोड़ा आइडिया होगा। तो ये पूरी कहानी है उसकी। बाद में श्रीलंका की सरकार ने LTTE के अगेंस्ट में वॉर वेज किया, और फाइनली LTTE वहाँ से उनको हटा दिया गया। लेकिन वहाँ पे एक 1987 की बात है कि जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तमिल इशू चल रहा था, तो इंडिया ने वहाँ पे अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी थी। बाद में हालांकि वापस आ गई, लेकिन उस समय पे 13th अमेंडमेंट पास हुआ था। 13th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया है श्रीलंका के, इसका कहना है कि जो श्रीलंका में जो तमिल लोग हैं, जो नॉर्थ में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, उनको आप ऑटोनॉमी दोगे। ये लेकिन हालांकि इसको अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया। तो अभी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप 13th अमेंडमेंट को भी इंक्लूड कीजिए। इसके अलावा एक और भी है जिसे कहा जाता है 16th अमेंडमेंट। 16th अमेंडमेंट के अंदर तमिल लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है। इसको भी अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। खैर, इसके बारे में डिमांड हम लोग ये करते रहते हैं। और चाइना का एंगल भी यहाँ पे है। तो इंडिया ने कहा है कि वो किसी भी थर्ड कंट्री को मतलब हमारे आपस के डिस्प्यूट में या रिलेशन में किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब बेसिकली हमारा इशारा चाइना की तरफ है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मुद्दा श्रीलंका। देखिए, आज तो पूरा श्रीलंका का मैंने IR आपको करवा दिया, ब्रीफली करवाया है, लेकिन पूरा मुद्दा यही है। चलिए आगे कहते हैं कि गवर्नमेंट मूड्स चेंज इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत सरकार ने अभी अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रही है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बाद में 1988 में इसको अंदर अमेंडमेंट किया गया था। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ ऐसा होता है कि जैसे कोई रेलवे की जो जमीन होती है या कोई फॉरेस्ट की जो जमीन होती है, जो नॉन फॉरेस्ट जो लैंड होती है, अगर आपको उसके अंदर फॉरेस्ट एक्टिविटी करनी है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन सरकार ने भी नया अमेंडमेंट प्रपोज किया है, पास नहीं किया है, प्रपोज किया है। 15 दिन का समय है अभी। आप मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट की वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे जाकर अपने सजेशंस दे सकते हो। तो इसको प्रपोज किया है। प्रपोजल में ये कहा गया है कि जो भी जमीन वगैरह पड़ी हुई है रेलवे के पास जो अनयूज्ड है, या फिर कोई अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लगाना है जो नेशनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, तो उसके लिए सरकार की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉरेस्ट क्लियरेंस आपको नहीं लेना पड़ेगा सेंटर से। आप डायरेक्टली वहां पे, जैसे आप मान लो कोई पोर्ट बनानी है या कोई ब्रिज बनाना है, या फिर आपको नॉन फॉरेस्ट लैंड को एज अ फॉरेस्ट लैंड यूज करना है, तो आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, ऐसा इनका कहना है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि एक तो हमारा फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हो जाएगा, ऊपर से जो फॉरेस्ट लगाएगा, मान लो रेलवे के पास बहुत सारी जमीन खाली पड़ी हुई है, तो जब उसके अंदर वो फॉरेस्ट लगाएंगे तो उससे उसकी इनकम भी इंक्रीज होगी, फॉरेस्ट कवर भी इंक्रीज होगा। इंडिया का जो क्लाइमेट चेंज को लेके या फिर हमारा जो
जो जो टारगेट है हमारा एनडीसी, उसको भी हम लोग कवर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मुद्दा है, कोई ज़्यादा बड़ी मोटी चौड़ी न्यूज़ नहीं है। खैर, अगली न्यूज़ है वो कहती है नेट ऑयल इंपोर्टर इंडिया लेफ्ट विद फ्यू ऑप्शंस। देखिए, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है कि अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग कंप्लीटली इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। भैया, इंडिया का 85% क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम गल्फ कंट्री, और हमारा जो नेचुरल गैस है वो 50% हम लोग इंपोर्ट करते हैं। और इस समय समस्या ये है कि पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो डेफिनेटली इंडिया कैसे अवॉइड कर सकता है उसको? इंडिया उसको अवॉइड नहीं कर सकता। इसलिए सरकार ने कहा है कि जो ऑयल प्राइसेस बढ़े हैं, हम लोग मजबूर हैं कि हम लोगों को ये बर्डन कंज्यूमर के ऊपर ही डालना पड़ेगा। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस इतने ज़्यादा हाई हो गए हैं। सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकती है। देखिए, सरकार अगर सब्सिडी देगी तो उसके लिए भी सरकार को कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। और कैसे जुगाड़ करेगी? इससे इन्फ्लेशन आ सकता है। अगर पैसा सरकार सब्सिडी के लिए पैसा उधार लेती है तो इससे इन्फ्लेशन आता है और सरकार की जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज होती है। तो पैसा ऐसे ही सर्कुलेट होता है। अगर यहाँ पे ये सरकार पैसा इन्वेस्ट करेगी तो कहीं और पे चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो सरकार का कहना है कि देखिए भैया, मेरी है मजबूरी, इंटरनेशनल प्राइस हाई हो रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। इंटरनेशनल प्राइस हाई क्यों हो रहा है? जैसे कोविड की वजह से जो रिकवरी थोड़ी सी हो रही है, डिमांड बढ़ने इंक्रीज हो गई है। जो गल्फ कंट्री थी, इन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है जितने लेवल पर उनको इंक्रीज करना चाहिए था वो लोग नहीं कर रहे हैं। जैसे जो आपकी ओपेक कंट्री होती है ना, जो ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं, तो इसके बारे में है। ठीक है, ओपेक के बारे में थोड़ा बताना मुझे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ओपेक के बारे में। ओपेक में कितनी कंट्रीज हैं ये आप मुझे बताओगे, हाउ मेनी कंट्रीज आर देयर, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? ये 3 क्वेश्चन, क्योंकि देखिए आजकल ओपेक काफी न्यूज में है, तो इसलिए आपको ओपेक के बारे में पता होना चाहिए, कब बना था, कहां बना था और इसका कितने कंट्रीज इसके अंदर हैं। चलिए, अगर आप ओपेक बताओगे तो थोड़ा सा बोदरेशन और ले लेना यार, आप मुझे ओपेक प्लस भी बता देना। ठीक है, ओपेक प्लस। चलिए, कमेंट सेक्शन में वेट करते हैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। अगली न्यूज क्या कहती है? वो कहती है कि 50,000 रुपीज जो एक्स ग्राशिया जो कंपनसेशन देना है जिन लोगों की कोविड से डेथ हो गई है, उसके बारे में है। कोई भी स्टेट डिनाई नहीं कर सकता। देखिए, कुछ स्टेट ये कह रहे हैं कि सर मेरे पास पैसा देने के लिए नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वी डू नॉट केयर, आप सेंटर से पैसा मांगिए, लेकिन कोई भी स्टेट एक्स ग्राशिया 50,000 रुपीज देने से मना नहीं कर सकता। यहां पे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम यहां पे ये है, देखिए 50,000 रुपए तो देने हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम यहां पे सर्टिफिकेशन वाली है। कुछ लोगों के पास कोविड का सर्टिफिकेट नहीं है कि उनकी डेथ कोविड की वजह से हुई थी, तो ये सर्टिफिकेट को लेकर प्रॉब्लम है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया है कि अगर किसी आदमी की डेथ चाहे वो कोविड की रिकवरी के बाद में हुई हो, उसको भी आप 50,000 का ये जो है कंपनसेशन एक्स ग्राशिया दोगे, ये उन्होंने कहा है। और जब कोई फैमिली मेंबर अगर डॉक्यूमेंट सबमिट करा देता है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए, और वो डायरेक्ट उसके खाते में आएगा जो आधार लिंक होता है आपका बैंक अकाउंट, उसके अंदर पैसा दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या बना रखा है? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज बना रखी हैं जो आपके ग्रीवेंस को एड्रेस करेंगी। जैसे बहुत सारे ग्रीवेंस हो सकते हैं कंपनसेशन को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उन्होंने एक्चुअली सेंटर को कहा है कि आप नोटिफिकेशन इशू कीजिए कि जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी है ये हॉस्पिटल के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकें ताकि उनके ग्रीवेंस को दूर किया जा सके। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने कोविड पॉजिटिव होने के बाद सुसाइड किया है उनको भी आप एक्स ग्राशिया 50,000, मतलब उनको नहीं, मतलब उनके फैमिली मेंबर्स को भी 50,000 का एक्स ग्राशिया आप यहाँ पे बेनिफिट दोगे। जिन्होंने सुसाइड किया है, जब वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे, उसके 30 डेज के अंदर अगर सुसाइड किया है तो आपको उनको भी 50,000 रुपीज दिया जाएगा। तो ये थोड़ा सा मुद्दा था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आपको मैंने पहले ही करवा रखा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में आपको बताया है। इसको कौन हेड करता है यार, मैं भूल गया हूँ। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को कौन हेड करता है बताओगे जरा? प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, कौन होता है? थोड़ा बताओ मुझे जरा कमेंट सेक्शन में। और इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? व्हाट वाज द ईयर? ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जब पास किया गया था उसके अंदर हम लोगों ने इस अथॉरिटी को बनाया था। चलिए, अब यहां पे आते हैं आज के क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चन, हालांकि ये पहला, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो तो एक ही एडिटोरियल से निकाला गया है। लैंग्वेज का इधर उधर फर्क है, मोस्टली कंटेंट सेम ही है दोनों का। ये वाला जो है एक अलग एडिटोरियल से क्या कहता है? इंस्टॉलिंग द स्मोक टावर्स has been a new trend to address the problem of city pollution. In this backdrop, critically analyze the effectiveness of smoke towers, suggest some measures. देखिए, एकदम आपको समझना है
क्या वो कह रहा है? पहली जो स्टेटमेंट है, इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ क्वेश्चन। Installing smoke towers has been a new trend to address the problem of the pollution. It's a statement, it is not a question. तो आपको इंट्रोडक्शन के अंदर इसको ही मेंशन करना होता है बेसिकली कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। इंट्रोडक्शन में आपको वो कॉन्टेक्स्ट बताना है कि जिस कॉन्टेक्स्ट में आप आंसर लिखने वाले हो, और इसको बैकड्रॉप समझ के, इसको बैकग्राउंड समझ के आपने उसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, मतलब उसके अलग अलग डायमेंशंस को खोलना है। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब ये नहीं होता कि उसके नेगेटिव नेगेटिव डालते रहो, नहीं। अगर ये नहीं होता क्रिटिकल एनालाइज का मतलब कि आप उसको गालियां गलौज करते रहो, उसके अंदर कमियां निकालो। क्रिटिकल एनालाइज का मतलब होता है इन डेप्थ एनालिसिस। क्या होता है? इन डेप्थ एनालिसिस, ये मतलब होता है क्रिटिकली एनालाइज का। आप दोनों पर्सपेक्टिव निकालोगे लेकिन विद मोर इन डेप्थ एनालिसिस, एग्जांपल्स वगैरह दोगे, है ना, प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करोगे। उसके बाद आपको जो है कुछ यहां पे मेजर्स करने हैं, सजेशंस। ओके, देखिए, अगर वो ये ना लिखता सजेस्ट सम मेजर्स टू एड्रेस प्रॉब्लम, तब भी आपको सजेस्ट करने होते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम्स यहां पे डिस्कस कर रहे हो तो ब्रीफली आपको सजेशन देना रहता है। कंक्लूजन में तो एक ओवरऑल सजेशन होता है, लेकिन उससे पहले आपके कंटेंट के अंदर भी सजेशन होता है, चाहे वो आपसे पूछे या ना पूछे। ओके, चलिए, उसके अलावा ये दो हैं, थोड़ा आगे देखेंगे क्या कहता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, दिल्ली, कलर चेंज कर लेता हूं, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति स्मोक टावर को इंस्टॉल किया गया है और हम मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसका लोकार्पण किया है, मतलब इसका इनॉग्रेशन किया था। ये है ऊपर स्मोक टावर की तस्वीर। स्मोक टावर क्या करता है? जो पोल्यूटेड एयर होती है उसको इनहेल करता है, और जो साफ हवा होती है उसको एक्सेल करता है, मतलब एक सांस लेता है एक तरह से। इट्स अ फिल्टर। कुछ लोग घरों में लगाते हैं, अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो वहां पे भी एयर प्योरीफायर होते हैं। बेसिकली इट्स अ प्योर एयर प्योरीफायर। अब दिल्ली के अंदर लगाए गए हैं कुछ, चंडीगढ़ में भी लगाए गए हैं, चेन्नई में भी लगाने का प्लान है, मुंबई में भी लगाने का प्लान है, बेंगलोर में भी 2-3 लगाए गए हैं। अभी देखिए इंडिया में एक होता है ना, मतलब आई डोंट नो ये लैंग्वेज कैसी है, लेकिन ठीक है, भेड़ चाल। मैं यहाँ पे भेड़ चाल वर्ड का यूज करूंगा, एग्जाम वगैरह में मत करना इस तरह के वर्डों का यूज, लेकिन स्टिल इट्स अ भेड़ चाल। अभी जब लगाने लगे ना, सभी लगाने लगे हैं, बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में, जम्मू में, भैया चेन्नई में, हर जगह से आपको स्मोक टावर नजर आएंगे। अभी आप देखना अगले 2-3-4 साल में। अब इसमें हो क्या रहा है? अब ये स्मोक टावर के लिए पैसा कहां से आ रहा है? वो तो जनता की पॉकेट से आ रहा है। लेकिन यहां पे समस्या एक है, स्मोक टावर तो आप लगा रहे हो, लेकिन इट इज मोर ऑफ अ सिंबल विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस। दिल्ली सरकार कह रही है कि ये जो स्मोक टावर इन्होंने लगाया है ये 80% तक पोल्यूशन कम कर देगा, लेकिन इसके पीछे कोई भी साइंटिफिक एविडेंस उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि कोई भी ऐसी साइंटिफिक एविडेंस स्टडी अब तक नहीं हुई है जो ये बता सके कि सिटी में स्मोक टावर लगाने से पोल्यूशन कम होता है। तो ये जो लोग स्मोक टावर लगा रहे हैं ना, विदाउट एनी साइंटिफिक एविडेंस, तो एक बात सोचिए, इसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आता है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अब ये तो जनता के पैसे की बर्बादी हुई। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये जनता के पैसे की ही बर्बादी है अकॉर्डिंग टू दिस एडिटोरियल। मैं पर्सनली नहीं कर रहा हूं, एडिटोरियल के अंदर ये क्लेम किया गया है। तो प्रोग्रेस नहीं हो रही है, इल्यूजन हो रहा है प्रोग्रेस का। होता है ना कि देखो, कई बार फिल्मों में आपने डायलॉग सुना होगा कि काम हो या ना हो वो ज्यादा जरूरी नहीं है, ऐसा लगना चाहिए कि काम हो रहा है, वो ज्यादा जरूरी है। आप एग्जाम के लिए सीरियस हो या ना हो अलग बात है, लेकिन ऐसा दुनिया को लगना चाहिए कि भैया बहुत ज्यादा बोझ है इनके सर के ऊपर, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कहीं कई लोग नौटंकी भी करते हैं, तो इनका कहना है कि एक तरह से नौटंकी है। इट्स नॉट अ प्रोग्रेस, इट इज इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। करोड़ों रुपया जो है जनता का, वो यहाँ पे आप ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है इसके लिए। अब इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन है आपका। ऊपर की तो चीजें हम लोगों ने करा दी जो आपका करंट कॉन्टेक्स्ट में था। अभी पोल्यूशन को दूर करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके जो सजेशन कुछ यहाँ पे बहुत शानदार दिए गए हैं, जिसके लिए हम लोग इस एडिटोरियल को पढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि पहली बात तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि जो पोल्यूशन हम मॉनिटरिंग करते हैं उनके एरिया को इंक्रीज करना चाहिए। अभी इंडिया में कुछ कुछ सिटीज ऐसी हैं जहां पे हम लोग पोल्यूशन को मॉनिटर करते हैं, तो इसकी रीच को बढ़ाना चाहिए और ज्यादा सिटी को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि जब मॉनिटरिंग को इंक्रीज करोगे यार तभी तो पोल्यूशन को टैकल कर सकते हो। एक तो आपको ये करना पड़ेगा, दूसरा जो फोरकास्ट कैपेसिटी है उसको भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा,
है ना, कितना पोल्यूशन है, कहाँ पोल्यूशन है, आप उसको भी इंक्रीज कीजिए, क्योंकि जब तक आपके पास साइंटिफिक डेटा नहीं होगा तभी तक आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाओगे। ये हो गया। दूसरा क्या कहता है कि टेक्नोलॉजी का यूज करिए, सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन का यूज करिए विद मॉनिटरिंग, दोनों के डेटा को कंबाइन कीजिए और उसके बाद एक प्रॉपर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो जो लो कॉस्ट होगा, क्योंकि जो टावर है ये लो कॉस्ट नहीं है, ये हाई कॉस्ट है, यहां पे समस्या है। अब ये जो आप सैटेलाइट का यूज करोगे, जो मॉनिटरिंग सेंटर्स का यूज करोगे, इसकी वजह से जो आप फोरकास्ट निकालोगे, फोरकास्ट का मतलब ये होता है कि जैसे अगले हफ्ते कितना पोल्यूशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द इंडस्ट्रियल आउटपुट। फोरकास्ट का मतलब फ्यूचर में अगले हफ्ते 10 दिन का बता देते हो। तो उस फोरकास्ट के बेसिस पे आप अलग अलग तरह के एक्शंस ले सकते हो, जैसे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस करना है, ओड इवन अगर आपको करना है वो कर सकते हो, स्कूल वगैरह को बंद करना है वो कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम के लिए सजेशंस दे सकते हो। तो जिस तरह का पोल्यूशन का लेवल होगा उसी तरह के आप यहाँ पे एक्शन ले सकते हो। यहां पे ये बड़ी बात है। सिटी लेवल एमिशन जो इन्वेंट्रीज हैं उसको भी करने की जरूरत है। देखिए कैसे, जैसे मान लो चंडीगढ़ में पोल्यूशन है, दिल्ली में पोल्यूशन है, गाजियाबाद में पोल्यूशन है, लेकिन हर सिटी में पोल्यूशन का रीजन अलग अलग है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये भी पता होना चाहिए कि उस सिटी में जो पोल्यूशन है वो कौन कौन से रीजन की वजह से सबसे ज्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग आप एक्शन लीजिए। आप एक ही तरह का एक्शन हर सिटी में नहीं ले सकते हो, आप पहले उन सोर्सेज का पता करिए। हो सकता है दिल्ली में पोल्यूशन किसी और वजह से हो, चंडीगढ़ में किसी और वजह से हो, बेंगलुरु में किसी और वजह से हो, चेन्नई में किसी और वजह से हो। तो आप एक ही अप्रोच को अलग अलग जगह पे मतलब एक ही तरह से नहीं लगा सकते हो। ऊपर से टारगेट एफर्ट कीजिए। जैसे जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो स्लम्स में लोग रहते हैं, उनके पास अभी भी क्लीन एलपीजी कलेक्शन नहीं है, अभी भी वो लोग कुकिंग एनर्जी के लिए लकड़ी वगैरह का ही यूज करते हैं, और खासकर विंटर में तो और भी ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज हीट भी लेना रहता है। तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन होता है आप इनको भी टारगेट कीजिए, जो जहां पे आपको टारगेट करना चाहिए। तो ये एक भी अप्रोच होनी चाहिए सिटी पोल्यूशन को दूर करने की। उसके अलावा जो अलग अलग हमारी एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, आप इनकी फाइनेंशियल पावर बढ़ाइए, है ना, वो सारी की सारी चीजें हैं, प्रॉपर तरीके से कोलैबोरेशन कीजिए, राउंड द क्लॉक जो जैसे जो इंडस्ट्री हैं उनके ऊपर नजर रखिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ऐसे लोगों के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए ताकि वो इनके ऊपर नजर रख सके, और अगर कोई भी वायलेशन करता है एनवायरमेंटल नॉर्म्स का तो उसकी कंप्लेंट कीजिए। इस तरह की चीजें भी यहाँ पे करने की जरूरत है। तो आप जो यहाँ पे सजेशंस में जो है इन्हीं सजेशन को यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। चलिए अगला एडिटोरियल क्या कहता है, वो कहता है इट्स अबाउट द टैप रूट टू हेल्प रिस्टोर इंडियाज फेडिंग ग्रीन कवर। ग्रीन कवर का मतलब होता है फॉरेस्ट। इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो फेड हो रहा है। सिर्फ इंडिया का ही नहीं, वैसे तो पूरी दुनिया का ही फॉरेस्ट कवर फेड हो रहा है, और फॉरेस्ट हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम सर्विस, दुनिया तरह की मेडिसिनल एक्टिविटी, एंथ्रोपोजेनिक थिंग्स, शेल्टर, है ना, एयर पोल्यूशन, सारे के सारे चीजों का एक ही सोल्यूशन है, वो है फॉरेस्ट। अर्थ पे 30% जो सरफेस है वो फॉरेस्ट से कवर्ड है। इंडिया में 30% नहीं है, इंडिया में जो है इट इज अराउंड 21%। इंडिया का टारगेट है कि वो उसको इंक्रीज करेगा फ्यूचर में, जिसके लिए हम लोग फॉरेस्ट वगैरह लगा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। फॉरेस्ट प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, इसको बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट ने क्या कहा है 2020 में जो रिलीज हुई थी। देखिए इसी तरह के फैक्ट्स आपको अपने एग्जाम के लिए याद करने की जरूरत है मेंस में, क्योंकि जब आप इस तरह के फैक्ट को बताओगे ना अपनी स्टेटमेंट के साथ, तो आपके जो स्टेटमेंट है ना उसका वजन कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 कहती है कि सिंस 1990 अभी तक दुनिया में 420 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट आर लॉस्ट, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया की अगर आप बात करें 1951 से लेके 1995 तक 4.69 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट हमारा खत्म हो चुका है। तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो हम लोगों को रिस्टोर करना पड़ेगा। अब देखिए वो तो हो गया, अभी क्या कर रहे हैं 2020 वाला जो ये जो डिकेड है 2020 से लेके 2030 तक, सारी की सारी दुनिया ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाने में लगी हुई है, क्योंकि हम लोगों को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है वो भी अचीव करने हैं। हम लोगों को अपना जो एनडीसी है, नेशनल डिटरमिनेंट कंट्रीब्यूशन है, पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था, वो भी अचीव करना है। क्लाइमेट चेंज वाली भी प्रॉब्लम है। इसीलिए आप देखोगे कि इन 10 सालों में हर कंट्री ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट लगाने के लिए दौड़ रही है, उसको रिस्टोर करने के लिए दौड़ रही है। तो इंडिया भी क्यों पीछे रहे, हम भी लोग ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्टेशन एक्टिविटी करेंगे बिटवीन 2021 एंड 2030, बिकॉज India wants to show to the world that we are also world leader when it comes to addressing the problem of the climate change.
ठीक है। अब देखिए, इंडिया कोई एक सिंगल कंट्री, सिंपल कंट्री नहीं है। इंडिया इज अ वेरी वेरी डाइवर्स कंट्री। जब आप क्लाइमेट की बात करते हो, ज्योग्राफी की बात करते हो, कल्चर्स की बात करते हो, इंडिया के अंदर लगभग 10 तरह के बायो जियोग्राफिकल रीजन्स आपको मिलते हैं। बायो जियोग्राफिकल रीजन जैसे कहीं पे ग्रासलैंड है, कहीं पे डेसिडस फॉरेस्ट हैं, कहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, है ना, उसको बोलते हैं बायो जियोग्राफिकल रीजन, जो आपको पहले से पता ही है। और इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी हैं। कौन कौन से हैं जरा कमेंट सेक्शन में करके बता दो, कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं इंडिया में। इंडिया में दुनिया का 8% फ्लोरा और फोना पाया जाता है। तो इंडिया इज अ वेरी रिच कंट्री व्हेन इट कम्स टू बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इंडिया ने बोन चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया था। ठीक है। बोन चैलेंज के अंदर यह कहा गया है कि इंडिया ने 2030 तक 21 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड लैंड थी, मतलब जो डिफोरेस्टेड हो चुकी थी, उसको फॉरेस्टेड करना है, पेड़ लगाने हैं 21 मिलियन हेक्टेयर। हालांकि बाद में हम लोगों ने इसको रिवाइज करके 26 मिलियन हेक्टेयर कर दिया है अकॉर्डिंग टू बोन चैलेंज। ठीक है। इंडिया ने कितना अचीव कर लिया है? इंडिया ने 9.8 मिलियन हेक्टेयर अचीव कर लिया है, जो कि काफी अच्छी प्रोग्रेस है 2011 के बाद से। तो अगर हम लोग इसी स्पीड से जाते रहेंगे तो डेफिनेटली हम 2030 तक अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ठीक है। लेकिन इसको अचीव करने में कुछ चैलेंज है। क्या क्या चैलेंज है वो देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे आपको पता है कि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, तो हर जगह पे फॉरेस्ट लगाने की, एफोरेस्टेशन करने के लोकल चैलेंज हैं, क्योंकि लोकल इकोलॉजी को भी ध्यान में रखने की जरूरत है। आप हर जगह एक ही तरह के प्लांट नहीं लगा सकते हो भैया। अगर मान लो कहीं पे ग्रासलैंड है तो ग्रासलैंड में आप ग्रासलैंड टाइप के ही फॉरेस्ट पेड़ लगाओगे ना, वहां पे बड़े बड़े पेड़ तो नहीं लगा सकते। अगर बड़े बड़े पेड़ आप ग्रासलैंड में लगाओगे तो वो पूरा इकोलॉजी ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो लोकल इकोलॉजी को भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये भी हमारे सामने एक चैलेंज है। ठीक है। गलत जगह पे ना लगाएं, ये भी चैलेंज है। जहां पे जो फॉरेस्ट लगाना चाहिए वहीं पे लगाओ, गलत जगह पे मत लगाओ। ठीक है। नीड रिसर्च सपोर्ट। इस सभी काम करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। रिसर्च करने के लिए हमारे पास ज्यादा से ज्यादा वर्कफोर्स होनी चाहिए, उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये भी हमारे सामने एक चैलेंज है। एक्टिव और पैसिव रेस्टोरेशन। कहीं पे आपको एक्टिव रेस्टोरेशन करने की जरूरत है, कहीं पे पैसिव। एक्टिव का मतलब होता है जब आप वहां पे एक्चुअली में पेड़ लगाते हो। पैसिव का मतलब होता है जब वहां पे आप हार्मफुल एक्टिविटीज को बंद कर देते हो। देखिए, जब हार्मफुल एक्टिविटी को बंद कर देते हो तो जंगल अपने आप को वैसे ही रिस्टोर कर लेते हैं, उसे कहते हैं पैसिव रेस्टोरेशन। लेकिन जहां पे हालत बहुत खराब हो चुकी होती है वहां पे आप एक्टिव पार्टिसिपेशन करते हो, एक्स्ट्रा आप वहां पे पेड़ लगाते हो। तो ये भी देखने की जरूरत है कहां पे एक्टिव और पैसिव करने की जरूरत है। तो ये कुछ हमारे सामने चैलेंज है। इंडिया की सिचुएशन क्या है? इंडिया की सिचुएशन ऐसी है कि इंडिया जो है 5.3% ऑफ इंडियन फॉरेस्ट आर अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज, जैसे आपका नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, बायोडाइवर्सिटी पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, उसके अंदर में आता है। लेकिन उसके अलावा जो बाहर का एरिया है वहां पे लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन होता है। तो इंडिया को उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है। इसीलिए हम लोगों को स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि प्रोटेक्टेड एरिया में कैसी स्ट्रेटेजी बनाएं, प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर जो बफर एरियाज होते हैं वहां पे कैसी स्ट्रेटेजी बनाएं, वो हमें करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू इंडिया सिचुएशन। रेलेवेंस ऑफ लोकल रिसर्च, वही जो हमने ऊपर बात की है वही लोकल रिसर्च की बात कर रहा है ना। डाइवर्सिटी है तो लोकल रिसर्च आपको करना पड़ेगा। देखिए, पॉवर्टी और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। इंडिया के जो सबसे ज्यादा पुअर लोग हैं वो हैं ट्राइबल लोग, और ट्राइबल लोगों की जो लाइफ होती है वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। इसीलिए अगर आपको उनकी पॉवर्टी को दूर करना है तो आपको एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी रोकना पड़ेगा। पॉवर्टी से भी डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं, जो ट्राइबल लोग हैं, इनकी ज्यादातर जो लिवलीहुड है वो जंगलों के ऊपर डिपेंड करती है, राइट। अगर जंगल ही कट जाएंगे तो पहले से बेचारे वो इतना मतलब बैकवर्ड हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ जाएंगे। तो आपको एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनके के भी राइट्स को और उनके भी कंसर्न को ध्यान में रखने की जरूरत है। तो क्या कर सकते हैं, व्हाट आर द सजेशंस? लोकल कम्युनिटीज को ध्यान में रखिए, उनको इंसेंटिव दीजिए, रिवॉर्ड दीजिए, ताकि वो भी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन में प्रॉपर तरीके से पार्टिसिपेट कर पाए। ठीक है।
जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी इंडिया ने बनाई है, जहां पे लोकल कम्युनिटीज के साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं। इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। तो पहला और दूसरा पॉइंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। आप अलग अलग जो शेयर होल्डर्स हैं, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है उसको दूर कीजिए। जैसे डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, लोकल कम्युनिटी के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, सरकारी महकमे के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो आप इन कन्फ्लिक्ट को भी दूर कीजिए, तभी तो सब लोग आके मिलकर पार्टिसिपेट करेंगे यार। एडिक्वेट फंडिंग, तो देखिए फंडिंग तो हर चीज की बैकबोन होती है। प्रॉपर तरीके से फंडिंग दीजिए, वर्कफोर्स को हायर कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए, ताकि प्रॉपर तरीके से हम लोग काम कर सकें। कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट्स, प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे इन्वॉल्व करने की जरूरत है, ताकि वो भी जो है फंडिंग वगैरह में हेल्प कर सकें। ओके, एरिया स्पेसिफिक मेथोडोलॉजी आपको बनाने की जरूरत है। एक ही स्ट्रेटजी, एक ही मेथड आपका हर जगह काम नहीं कर सकता है। तो नीड ऑफ द आवर, देखिए कैसे इन्होंने इसको एंड किया है। नीड ऑफ द आवर इज द इंक्लूसिव अप्रोच एनकंपासिंग दीज कंसर्न्स विद द रिक्वायर्ड वेयरविदल। कितना बढ़िया कंक्लूजन, कितनी सिंपल सी लैंग्वेज यहाँ पे यूज की गई है। अगर इसी तरह की सिंपल लैंग्वेज आप यूज करोगे अपने एग्जाम में, तो आपके जो आंसर की क्वालिटी डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो ये जो तीन हम लोगों ने यहाँ पे करे थे क्वेश्चंस, आई होप आप इन तीनों को यहाँ पे मोस्टली जो है 60, 70, 80% आप इसको हैंडल कर सकते हो। कुछ एक्स्ट्रा अगर आपको कंटेंट की रिसर्च की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने एंड से उसको कर सकते हो। ठीक है, कुछ एडिशनल रीडिंग आप यहाँ पे दे सकते हो। ड्रोन डिलीवरी वगैरह का मॉडल है, इस तरह के एग्जाम्पल आपको कई बार एग्जाम में देने के काम आ सकते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज कर सकते हैं सर्विस डिलीवरी के लिए। तो एक बहुत शानदार उसमें एग्जाम्पल है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल है। वहाँ पे यूज़ किया गया है, क्योंकि जो टेरिटरी है वो इतनी ज़्यादा रिमोट है कि वहाँ पे सड़क वगैरह जाती नहीं है। तो हम लोग ड्रोन के थ्रू वहाँ पे वैक्सीन की डिलीवरी कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल एंड वेरी गुड यूसेज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। तो ये तो खैर हम लोग रिपीटेड हो गया यहाँ पे। ये कुछ विंटर में जो पोल्यूशन है उसको टैकल करने के लिए दिल्ली की सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, उसको देख सकते हो। फार्मर ग्रुप्स को सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है, वो रिपीटेड टॉपिक है, कल भी यही था। उसके अलावा जो नीट का एग्ज़ाम हुआ था उसका थोड़ा लीकेज वगैरह हो गया था। तो कुछ स्टूडेंट ने एप्लीकेशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दीजिए, उसके रिजल्ट को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि वो लीक हो गया था पेपर। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को बोला है कि ज़्यादा मत बोलो, हम लोग नहीं कर सकते यार। 7.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया है, तो हम लोग उसको कैंसिल कैसे कर दें? दोबारा से थोड़ी पेपर करवा सकते हैं। तो ये कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट का। एनीवेज, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।